नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सचान क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर एसएससी सीएचएसएल के जीके के प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज शुरू हो चुकी है। ये उस सीरीज का दूसरा वीडियो है। यदि आप आने वाले समय में एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज़ लगातार आप हमारे वीडियोस को फॉलो कीजिए। इससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि जीके के क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं और उनका लेवल क्या रहता है। ये सीरीज का दूसरा वीडियो है। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता था। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर प्रथम हो, आखिरी हो, अगर ये सब वर्ड आते हैं तो वो जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एग्ज़ाम कोई भी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या जो एसएससी एग्ज़ाम हो, उनमें यदि प्रथम या आखिरी कोई चीज़ होती है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर है प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड था, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो चुने गए थे वो हैं दिलीप कुमार। इनको आपने सुना होगा, बहुत ही अच्छे एक्टर माने जाते थे हमारे जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री के। तो दिलीप कुमार प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर चुने गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में रहता है। देखिए, पारा, जिसको आप मरकरी भी बोलते हैं, मरकरी जो आपके थर्मामीटर में जो भरा रहता है उसी वही पारा होता है। तो कमरे के तापमान पर, एक नॉर्मल तापमान पर, ये भी नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ये द्रव के रूप में होता है। ठीक है, पारा का जो होता है Hg, इसका जो नाम होता है, ठीक है। फॉस्फोरस को बोलते हैं P, एल्युमिनियम Al, ठीक है ना। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15 और सोडियम Na, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है। देखिए, इस बात को लेकर कई लोगों में कन्फ्यूज़न होगी। कई लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा तो ज़रूर होगा, मगर उन्हें अभी तक यह जानकारी नहीं होगी कि कोई भी व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के पद पर कितनी बार रह सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री पर कोई भी व्यक्ति अनलिमिटेड टाइम तक, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है, कई बार वो प्रधानमंत्री रह सकता है। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 7 बार। यदि वो इलेक्ट होता रहेगा तो भारत का प्रधानमंत्री पद पर बना रहेगा। मगर जो कई लोग कन्फ्यूज़ इसलिए होते हैं क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति का पद है, वो अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता, इसलिए कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मगर भारत का प्रधानमंत्री अपने पद पर कई बार इलेक्ट हो सकता है। यदि वो चुनाव जीतता रहेगा तो बार बार प्रधानमंत्री पद पर बना रहेगा। और प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र जो होती है वो होती है 25 वर्ष, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा की जो लोकसभा दल का नेता होता है और लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा में इलेक्ट होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा वो है 30 वर्ष। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा कितने समय में समर्थन देना आवश्यक है। देखिए, राष्ट्रपति 3 अनुच्छेद के माध्यम से आपातकाल की घोषणा करता है। अनुच्छेद 352, इसमें जब देश में आंतरिक कलह होती है, सशस्त्र विद्रोह हो जाए या आंतरिक अशांति हो। 356, जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और एक है अनुच्छेद 360, जिसमें देश में यदि वित्तीय स्थिति खराब हो तो 360 के माध्यम से वित्तीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रपति 352 के माध्यम से जब भी देश में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तब 6 माह के अंदर उसे संसद से अनुमति लेना आवश्यक है। और प्रत्येक 6 माह पर जैसे जैसे संसद अनुमति देता रहेगा तो आपातकाल की अवधि जो है बढ़ती जाएगी। यदि किसी 6 माह के बाद संसद जो है राष्ट्रपति के आपातकाल की अनुमति नहीं देता है तो वहीं से राष्ट्रपति का आपातकाल जो है समाप्त हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए, ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और जिस शख्स ने इसे लिखा है वो आज के समय में ही नहीं, हजारों वर्षों से वो शख्स बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है, क्योंकि उसके जो विचार रहे हैं वह आम लोगों के जीवन में बहुत ही उपयोगी रहे हैं। तो उनका नाम है चाणक्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाई चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से। तो अर्थशास्त्र पुस्तक है चाणक्य की। और हर्षवर्धन ने पुस्तक लिखी है, मैं एक अलग स्लाइड में बता देता हूँ आपको।
हर्षवर्धन ने पुस्तक लिखी है? हर्षचरित, एक हर्षचरित है, रत्नावली है, प्रियदर्शिका है। कालिदास ने पुस्तक लिखी है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं लिख नहीं पा रहा हूँ सही से, तो आप लोग जो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। और वात्स्यायन, यानी ये जो है वात्स्यायन, इनकी पुस्तक है कामसूत्र। कामसूत्र ये इनकी पुस्तक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए, हीराकुंड बांध जो है ये देश का सबसे ऊंचा बांध है। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड सबसे लंबा बांध है, जबकि जो टिहरी बांध है वो सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। तो हीराकुंड बांध है महानदी पर। हीराकुंड बांध को बनाया गया है महानदी पर, जबकि जो सबसे ऊंचा बांध है जिसे हम टिहरी बांध कहते हैं वो है भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर। ठीक है, रावी नदी पर रंजीत सागर बांध है। रंजीत सागर बांध है। और गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी लंबाई दक्षिण भारत में सभी नदियों में सबसे ज़्यादा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ताजमहल का मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? देखिए, ताजमहल का जो मुख्य स्थापत्य कलाकार था उनका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। जबकि इसकी रूपरेखा तैयार की थी उस्ताद ईशा ने। रूपरेखा तैयार की थी उस्ताद ईशा ने, और इसके मुख्य स्थापत्य कलाकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को बनाने में समय लगा था लगभग 20 वर्ष का। लगभग 20 वर्ष का समय लगा था। 1632 से बनना शुरू हुआ था ये, और 1632 से बनना शुरू हुआ था और 53 तक बना था, जब इसे बनवाया था शाहजहाँ ने अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में। और शाहजहाँ ने शासन किया था। मुग़ल साम्राज्य का शासक था ये, और इसने शासन किया था 1628 से लेकर 1658 तक। ठीक है, सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन। राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन तैयार किया था सर एडवर्ड लुटियंस ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारियाँ मिल गई। देखिए, एक क्वेश्चन के अंदर मैं कई क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, तो उससे आपका एक नहीं बल्कि कई क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। इसीलिए आपको वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? देखिए, कई लोगों को लगेगा ये C++ है, मगर ऐसा नहीं है। C++ नहीं, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा जो है उसका नाम है फोर्ट्रान। उत्तर आपका सही है बी। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? देखिए, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया था बैरोग्राफी के बारे में। बैरोग्राफी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर आया है बैरोमीटर। बैरोग्राफी और बैरोमीटर में कंफ्यूज मत होइएगा। बैरोग्राफी होता है वायुदाब लेखी। ठीक है ना, वायुदाब मापने वाला। तो बैरोग्राफी का आविष्कार किया था लुसियान विदी ने, जबकि बैरोमीटर का आविष्कार किया है एवेंगेलिस्टा टोरिसेली ने, इन्होंने। ठीक है, बैरोमीटर का आविष्कार एवेंगेलिस्टा टोरिसेली ने किया है, जबकि लुसियान विदी ने आविष्कार किया है बैरोग्राफी का। चार्ल्स जेवियर थॉमस, इन्होंने आविष्कार किया है कैलकुलेटर का। जो कैलकुलेटर आज हम यूज़ करते हैं कैलकुलेटर, इसका आविष्कार किया है चार्ल्स जेवियर थॉमस ने। और एडवर्ड टेलर ने आविष्कार किया है हाइड्रोजन बम का। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। कुछ लोगों को लगेगा कि त्वचा कोई अंग नहीं होता है, मगर आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि त्वचा भी एक अंग ही होता है शरीर का। और त्वचा के 3 परतें होती हैं। पहली परत होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है डर्मिस, और तीसरी होती है हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो त्वचा की 3 परतें होती हैं, जबकि त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से बड़ी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेलोनिक्स रजिया रफिन किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? देखिए, डेलोनिक्स रजिया रफिन गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है। डेलोनिक्स रजिया रफिन। बरगद का वैज्ञानिक नाम है, बरगद का वैज्ञानिक नाम मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका है फाइकस बैंथालिसिस। फाइकस बैंथालिसिस बरगद का वैज्ञानिक नाम है। और चीकू का वैज्ञानिक नाम मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। चीकू का वैज्ञानिक नाम है मेनिकारा जिपोटा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? अमीबा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ संघ होता है जो, इसके अंतर्गत आता है। और इसके जीव जो भी प्रोटोजोआ संघ में जीव आते हैं वो एक कोशिकी होते हैं, एक कोशिकी जीव होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सफ़ेद फास्फोरस का रासायनिक चिन्ह कौन सा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि सफ़ेद फास्फोरस क्या है। देखिए, फास्फोरस जो होता है, जो फास्फोरस तत्व होता है, उसके 5 अपर रूप होते हैं, उसके 5 अपर रूप होते हैं। सफ़ेद या इसको हम बोलते हैं पीला या सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, काला फास्फोरस और बैंगनी फास्फोरस। फास्फोरस के 5 अपर रूप होते हैं, जिनमें से सफ़ेद फास्फोरस का रासायनिक नाम होता है P4। सफ़ेद फास्फोरस का रासायनिक नाम होता है P4। ठीक है, जबकि लाल फास्फोरस का रासायनिक नाम होता है P5। लाल फास्फोरस का रासायनिक नाम होता है P5, जबकि सफ़ेद फास्फोरस का रासायनिक नाम होता है P4। ठीक है, फास्फोरस का जो इंग्लिश में जो उसको जिस वर्ड से इंडिकेट करते हैं उसको बोलते हैं P। ठीक है ना, इसका परमाणु क्रमांक होता है 15। इतनी जानकारी आपको उससे प्राप्त हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्षारीय धातु के गुण क्या होते हैं? देखिए, क्षारीय धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती हैं। क्षारीय धातुएं इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती हैं, तो इसका आंसर हो गया डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान हो गया या वन्यजीव अभयारण्य हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखने और समझने की ज़रूरत है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब हम बाकी स्टेट के एक एक राष्ट्रीय उद्यान भी जान लेते हैं। राजस्थान में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक प्रश्न से आपको देखिए कितनी सारी जानकारी प्राप्त हो गई। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए, कर्मा नृत्य एक लोक नृत्य है, ये एक लोक नृत्य है। देखिए, मेरा पेन सही से स्क्रीन पर चल नहीं रहा है, कुछ दिनों में ये भी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, तो अभी केवल आप प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा। कर्मा नृत्य जो संबंधित है वो है MP से, यानी मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश के और लोक नृत्य का नाम मैं आपको बता देता हूँ, वो है लोकरंजन, मटकी, ये भी मध्य प्रदेश के ही लोक नृत्य हैं। तो आपको कर्मा नृत्य, लोकरंजन और मटकी ये मध्य प्रदेश के जो है लोक नृत्य हैं। तो कर्मा नृत्य संबंधित है मध्य प्रदेश से। इस प्रश्न से मैं आपको एक और जानकारी दे रहा हूँ। MP, UP, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, मैं इनकी लोकसभा और राज्यसभा सीटों के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर स्टेट आता है वहाँ पर मैं आपको उनकी लोकसभा और राज्यसभा सीटों के बारे में जानकारी देता रहता हूँ, ताकि सुनते सुनते आपके दिमाग में वो अच्छी तरह से बैठ जाएं और आपको उसे रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े या फिर याद करने की ज़रूरत ना पड़े। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने UP MP के बारे में बताया था। इस क्वेश्चन में वेस्ट बंगाल और सिक्किम 2 नए जुड़े हैं। MP में 29 लोकसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं। UP में 80 लोकसभा सीटें हैं और 31 राज्यसभा सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं और 16 राज्यसभा सीटें हैं, जबकि सिक्किम में 1 लोकसभा सीट है और 1 राज्यसभा सीट है। अगर इसी तरह वीडियो को देखते रहेंगे और बार बार ये चीज़ सुनते रहेंगे तो आपके दिमाग में बिना याद किए ये चीज़ें बैठ जाएंगी और आपको इसे रट्टा मारने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं। तो इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो था। आप लोग अगर आने वाले समय में SSC CHSL क्रैक करना चाहते हैं या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें GK के क्वेश्चंस आते हो, तो आप इस वीडियो सीरीज़ को लगातार फॉलो करिए, क्योंकि हम आपको ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बाकी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर 15 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, जबकि मैंने यहाँ पर डिस्कस कितने क्वेश्चन किए, 40 से ऊपर भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ जब मैं उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको और भी जानकारियाँ देता रहता हूँ। इसीलिए अगर आप CHSL एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो सीरीज़ को फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।